कोई एक आदमी ये आंसर खोल लेने से जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए फिर भी। चलिए हम बता देंगे भैया। ओके ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन कंस्टिट्यूएंट oh, sorry. One consistent feature found in the history of the southern India was the growth of a small regional kingdom rather than the large empire because अब आपको बताना है क्यों ऐसा हुआ है. The absence of mineral like iron, too many division in the social structure, the absence of the vast areas of the fertile land, the scarcity of manpower. क्या होगा इसका आंसर? आंसर बी है, टू हम्म मैनी डिवीजन इन सोशल स्ट्रक्चर। हाँ, टू मेनी डिवीजन इन सोशल स्ट्रक्चर, ये आंसर. अब देख लेते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं बेसिकली जो नहीं हुआ. तो पहला है जियोग्राफिकल constraint है कि डेक्कन प्लेटू एंड द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स लिमिटेड द एक्सपांशन ऑफ लार्ज एम्पायर लाइकली अनलाइक द इंडो गंगेटिक प्लेन इन द नॉर्थ. लिमिटेड फर्टाइल लैंड है. अनलाइक द नॉर्थ इंडिया, southern India has a scattered fertile land region leading to localized agrarian economies and the small kingdom. Maritime focus. Many southern kingdom focused on the trade, Cholas, Cheras, Pandyas, rather than territorial expansion. Trade and communication. The hilly and the forested landscape restricted the centralized control, favoring the smaller regional power. Thus, the geographical and agricultural factor play a crucial role in the formation of regional kingdoms rather than the large empire in the southern India. अब आप लोगों को ये बताना है कि चोला, चेरा और पांड्या का कैपिटल कहाँ था. चोला का कहाँ था? उरियारपुर. तंजौर था ना, तंजौर। तंजौर. मुझे तो लग रहा है कैपिटल ऑफ चुला। उरियारपुर था इसका. कोई कुछ बताएगा? 10 लोग हैं ग्रुप में, कोई नहीं बोल रहा है. कोई पढ़ा ही नहीं है हिस्ट्री. पांड्या का मदुरई। हाँ ठीक है. चोलाज का एम्बलम और क्या था? लायन था क्या? और उदयपुर कैपिटल था इसका. ठीक है. पांड्या का आपने क्या बताया जी? मदुरई. मदुरई, हाँ। हाँ मदुरई. और इसका जो एम्बलम था इसके झंडे पे वो फिश था, ट्विन फिश. और चेराज का कैपिटल कहाँ था? इसका जो एम्बलम था मुझे याद है, इसका एरो टाइप से था एम्बलम, बॉ एंड एरो ऐसे था. और चेराज का कोई कैपिटल बता दो भाई. मत बताओ आप लोग. फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ए मुजिरिस। कंपनी. कहाँ स्पेलिंग बताना भाई जरा. MUZIRIS। ओके, MUZRS, मुजरिस. ओके ठीक है. From the balance sheet of a company, it is possible to judge the extent of profitability of the company, assess the profitability and the size of the company, determine the size and composition of the asset and liabilities of the company, determine the market share, debt and asset of the company. क्या होगा बताओ इसका? C, assets and liabilities। हाँ, assets and liabilities. अब हम देखते हैं थोड़ा सा बैलेंस शीट क्या है. बैलेंस शीट determine the size and composition of the asset and liabilities of the company. बैलेंस शीट का पर्पस है, बैलेंस शीट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ ए company's financial position at a specific time. It lists the asset what the company owns and the liability what it owes, along with the shareholder equity. Does not show profitability. Profitability is assessed using the income statement,
नॉट द बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी। नो मार्केट शेयर डाटा। मार्केट शेयर इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री एनालिसिस and not directly from the financial statement. Date information is limited. While the liabilities are listed, the balance sheet does not provide insights into the market performance or operational profitability. Next one है, तीसरा क्वेश्चन है कि if at the 10 AM, अगर जो 10 बज रहा है IST इंटरनेशनल क्या है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम शिलोंग 92 डिग्री ईस्ट में क्या होगा? बताओ भाई, इसको कैसे निकालेंगे, बताओ जरा। अभी 10 बज रहा है कहाँ पे? IST पे 10 बज रहा है और ये 92 डिग्री कह रहा है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बताओ? 4 मिनट। हाँ 4 मिनट, गुड। 4 मिनट होता है तो 92 इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये भैया मिनट हेलो आ जाए। हेलो हाँ हाँ बोलो ना। IST इंडियन है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन, ओके ओके, इंटरनेशनल इंडियन, ठीक है। तो इसको कितना 2 टाइम्स में जाएगा 23, यानी कि ये क्या हो जाएगा 23 मिनट, ये क्या आएगा? जब 92 को 82 से डिवाइड वो करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा माइनस करके भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, हाँ माइनस डायरेक्ट माइनस करके कर माइनस लो, ज्यादा करके easy है। 38 मिनट का कुछ क्या है? Nine- 38 मिनट का ये 92 10:38। और कितना माइनस होगा? इंडिया कितना 84 पे है? 82 डिग्री हाफ। 82.5 है ना। 82 एंड हाफ। 9:38 होगा। अच्छा साढ़े ठीक नौ है, डिग्री 82, का साढ़े ओके। नौ डिग्री का गैप आ रहा है, तो हाँ तो 1 9.5 डिग्री में 4 डिग्री, मिनट, तो 9.5 हाँ डिग्री में 38 इंटू 4 कर लो, हाँ 9 38 चक मिनट हो 30, रहा। हाँ तो 9:22 होगा ना। 38 डिग्री नहीं 38 मिनट 10:38 होगा ना। माइनस 10:38 में होगा जाएंगे ना। ना, 9 ईस्ट में है वो, माइनस हो जाएगा। ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है जो 10:38 होगा। 10 तो भारत में ही बज रहा है 82 डिग्री पे। हाँ तो 82 डिग्री पे ईस्ट में है ना इंडिया, ठीक है, हाँ तो इधर है ना ईस्ट भाई। हाँ, तो उधर तो और ऐड पहले टाइम होगा ना। 9:22 उधर बज रहा होगा ना। 1 मिनट, 92 डिग्री ईस्ट किधर होगा यार और 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट किधर होगा? देखो 82.5 अरे इलाहाबाद में होगा, अरे भाई देखो और 92 ये, उसके वो ईस्ट साइड में नॉर्थ ईस्ट होगा। में होगा। हाँ, अरे नीतीश ये देखो, ये यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे हाँ इंडिया है, ये 84 डिग्री है, 82.4, ये मतलब ये है, मतलब ये है। अब यहाँ, हाँ तो ये इधर हम जैसे इधर की ओर जाएंगे तो टाइम बढ़ता है ना जी, गेन होगा, हाँ। टाइम गेन होता है ना ईस्ट की तरफ। अगर जो पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा टाइम। जैसे यहाँ से पाकिस्तान में जाए हम, तो पाकिस्तान का है जो आधा घंटा कम है, और जैसे इधर चले जाए गुजरात और इसका देखें, गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश है, तो इसमें आधा घंटा का डिफरेंस है। चाइना के साथ चले जाएं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से चाइना का आधा घंटा ज्यादा है, तो इसके तरफ से तो बी होगा ना आंसर। सही है। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, क्या होगा बताओ भाई? बहुत बार इंडिया आया है। रिकॉग्नाइज, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज तो नहीं Religion करता है, कोई भी माइनॉरिटीज डिफाइन नहीं करता है। हाँ डिफाइन नहीं करता लेकिन रिकॉग्नाइज तो करता है भाई। रिकॉग्नाइज करता है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। CC सी होगा, रिलीजियस भी तो करता है रिलीजियस recognize। एंड, हाँ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज both religious and linguistic minorities under Article 29 and 30. Religious minority, no specific definition is provided, but based on the Article 30, religious minority have the right to establish and administer educational institution.
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। आर्टिकल 29 का फर्स्ट कहता है प्रोटेक्ट द कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 350 ए एंड 350 बी कहता है इंश्योर सेफ गार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 29 का फर्स्ट में है और आर्टिकल 350 ए में भी है और आर्टिकल 350 बी में भी है। नो मेंशन ऑफ द एथनिक माइनॉरिटी, एथनिक माइनॉरिटी नहीं है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट इन TMA पाई केस 2002 clarified that minority status is determined at the state level and includes both religious and linguistic group। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द किंग was freed from his people and they from their king। किसके बारे में ये कहा गया? बदायूनी ने बोला था। है किसी को ध्यान? फेमस है यार। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। हाँ हाँ, क्योंकि मोहम्मद, उसकी वजह से इकोनॉमिक वो स्ट्रेस बढ़ा था यहाँ पे। तो हाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल आदमी था। मुझे बेसिकली पता नहीं क्यों पसंद आता है ये। अब देख लेते हैं, ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। बलवन स्लेव डायनेस्टी से था। पॉलिसी क्या किया है? नियबत ए खुदाई, मतलब यहाँ पे डिवाइन खुदाई। प्रिंसेस। हाँ, नियबत ए खुदाई एंड एम्फेसाइज ऑन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या था? कोई एक्सप्लोर करेगा थोड़ा सा इसको? टू सपोर्ट द रिवेलियंस, टू सप्रेस द रिवेलियंस। अचीवमेंट क्या है? स्ट्रेंथन द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रश द मेवातीज एंड मंगोल इन्वेजन। तो मेवातीज और मंगोल का जो इन्वेजन हुआ है बलवन के समय में हुआ है। लेगेसी क्या है? लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज मोनार्की इन दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। टाइम पीरियड 1296 टू 1316 AD। खिलजी डायनेस्टी से था। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? मार्केट रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। प्राइस कंट्रोल, दाग एंड चेहरा। दाग चेहरा कोई जानता है क्या? चेहरा और दाग ये हॉर्सेस का ब्रांडिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दाग चेहरा सिस्टम कि मतलब क्या होता था, करप्शन होता था मिलिट्री वगैरह में, तो उसमें जो घोड़ा पे था उस पे मतलब ये दाग देता था और अलग अलग लोगों का सिंबल था ऐसे, ताकि वो उसमें करप्शन को रोक सके। नंबर हाँ दिया जाता था उस पर। हाँ। मिलिट्री कैंपेन क्या क्या है? कनकर्ड, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ एंड डेक्कन। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका कौन सा 1000 दिनारी था ना इसके पास? क्या नाम था उसका 1000 दिनारी का? मलिक कफूर। मलिक कफूर। हाँ मलिक कफूर, उसको भेजा था ना ये डेक्कन के कैंपेन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग स्पिनोज सिस्टम एंड एबॉलिश द हेरिडेटरी जागीर। ये देखो एबॉलिश कर दिया है हेरिडेटरी जागीर को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हेरिडेटरी जागीर कौन इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन, ये क्या बोलते, इल्तुतमिश। लेगेसी क्या है? फर्स्ट रूलर टू अटेम्प्ट इकोनॉमिक मिलिट्री स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट मंगोल इन्वेजन। तो मंगोल बलवन के भी समय में आया था और खिलजी के समय में भी आया था। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तुगलक डायनेस्टी से था। नोन फॉर द कंट्रोवर्शियल एंड फेल्ड रिफॉर्म्स लाइक शिफ्टिंग कैपिटल टू दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद। टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया है। डुआब टैक्सेशन, ये सब फेल हो गया। मिलिट्री एक्सपांशन क्या? अटेम्प्ट टू कनक्योर कश्मीर, खरसान। खरसान रीजन अभी कहाँ है, कोई बताएगा? खुरासन जो भी है। खुरासान ऊपर होगा ये। एंड चाइना रसिया बट फेल्ड। नहीं, रसिया की तरफ नहीं है खुरासान, एक्चुअली अफगानिस्तान और ईरान के बीच के रीजन का है ना। खुरासान प्रोविंस भी है अभी कोई। अचीवमेंट क्या है? इनकरेज एग्रीकल्चर, इरिगेशन प्रोजेक्ट, साइंटिफिक एडवांसमेंट। लेगेसी क्या है? हिज एम्बिशियस बट पुअरली एग्जीक्यूटेड पॉलिसी लेड टू द रिवोल्ट्स एंड वेकेंड द सल्तनत। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। इम्प्लीमेंटेड
welfare measures such as the building, hospital, irrigation, canals, और रेस्ट हाउसेस. रिलीजियस पॉलिसी में क्या है? पेट्रोनाइज इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, री इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मिन्स. अचीवमेंट, अच्छा री इम्पोज किया था जजिया. अचीवमेंट क्या है? कंस्ट्रक्टेड हौज खास. कोई गया हौज खास? जया गई होंगी, चाची रहती है उनकी. फिरोज शाह कोटला रिस्टोर्ड द मेनी ओल्डर स्ट्रक्चर. लेगेसी क्या है? हिज फोकस ऑन द पब्लिक वेलफेयर इंश्योर्ड स्टेबिलिटी बट हिज सक्सेसर वर वीक लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक अंपायर. ठीक है, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं. द पंचायत राज बिल इनेक्टेड इन 1993. देयर आर द सेवरल फ्रेश प्रोविजन डेटिंग फ्रॉम द पास्ट. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सच प्रोविजन? कौन सा प्रोविजन नहीं है इसमें से? फर्स्ट नंबर है द नंबर ऑफ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एरियाज ऑफ द एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री अमंग अदर्स. Election being made mandatory for all posts at the time they are due. A statutory representation for women in panchayat up to the third of their strength. हाँ हाँ, a third वही हुआ. हाँ, 1/3 a third. Regular remuneration to panchayat members so at ensure the punctuality and accountability. ऐसा तो नहीं होगा रेगुलर रेमुनरेशन वगैरह, यही गलत हो जाएगा. ठीक है, चौथा ही गलत है. हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा. अब आगे हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 विच केम इनटू द इफेक्ट 1993. बीपीएससी ने पूछा एक बार कि पंचायती राज जो 73rd है वो कब आया, और ऑप्शन में 1992 भी था, तो ये 1993 में इफेक्ट में आया है. इंट्रोड्यूस द सेवरल की प्रोविजन टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. The provision includes added responsibility. The panchayat were given more power in areas like agriculture, rural development, education and forestry under the 11th schedule of the constitution. Mandatory election क्या है? Election to the panchayat raj institution were mandatory, compulsory every 5 years under the article 243E. याद रखना है. कौन सा आर्टिकल है? 243E. Women reservation. हाँ, 213. हाँ, women's reservation. 1/3 of the seat, including those for the chairperson, were reserved for the women under Article 243D. पहले क्या किया? पहले इन्होंने रिजर्वेशन को रखा, फिर मैंडेटरी इलेक्शन को रखा, डी के बाद ई. ठीक है ना. रेगुलर रिम्यूनरेशन जैसा कोई प्रोविजन नहीं है इसमें, तो हो गया, कहानी खत्म इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट वन है कि अ शिप सेलिंग फ्रॉम ईस्टर्न extremely of the Aleutian Island to the Dutch harbor. Okay, क्या pronunciation है इसका? Aleutian. Aleutian Island. Okay, Aleutian Island to the Dutch harbor crosses 180-degree meridian at 23:30 hours on Jan 1st, 1999. What the time date will be recorded by the captain of his ship in his diary after the 1-hour journey from the point of crossing the meridian. बताओ भाई क्या होगा? हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो एक दिन लॉस करते हैं या एक दिन गेन करते हैं ईस्ट की तरफ जाने से? अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन का गेन होगा या लॉस होगा? गेन होगा. गेन होना. हाँ, पूरब की तरफ जाएंगे तो गेन होगा. इसको याद ऐसे रखना कि सूरज उग रहा है मतलब अभी है चांसेस, तो मतलब गेन. और सूरज डूब रहा है मतलब वेस्ट की तरफ अगर जो जाओगे. एक सेकंड, क्या बोला आपने? ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो? ईस्ट टू वेस्ट. हाँ, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, लूज होगा ना. ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो गेन होगा. हाँ, गेन होगा. हाँ, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो गेन होगा. अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो लूज होगा. ठीक है. हाँ, तो अब ये कह रहा है, थोड़ा सा अब एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं इसका. दिख रहा है क्लियर? अब यहाँ से देखना कि शिप क्रॉसेस 180 डिग्री मेरिडियन को कर रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट टू वेस्ट कर रहा
है ना, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, और जो कि है 23:30 हो रहा है। तो इंटरनेशनल लाइन अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन घटेगा। क्या फोटो भेज रहे हो? तो अगर जो ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो एक दिन का गेन हो जाएगा, और वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो एक दिन घटेगा। तो हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, तो एक दिन का क्या होगा, गेन होगा। तो जब एक सर दिन का एक गेन मैडम जिन्होंने मुझे पढ़ाया है ना, उन्होंने तो ये लिखवाया है कि मूविंग एक दिन गेन होगा, वेस्ट क्या मूव करेंगे तो एक दिन लॉस आवाज होगा। नहीं आ रहा है जय आपका अच्छे से। एक मेरी मैडम ने क्या पढ़ाया है कि अगर आप ईस्ट मूव करते हैं तो एक दिन गेन होगा, और अगर आप वेस्ट मूव करेंगे नहीं यार, किसी को इसमें पर्सपेक्टिव लेकर डिसाइड करना होगा। अगर नहीं आइडियल से ईस्ट लेंगे, नहीं नहीं, अगर ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो एक दिन का गेन होगा भाई। जय आपने उल्टा लिख लिया होगा यार। ठीक है, मैं इसको बाद में करेक्ट कर लूंगी। हाँ, तो अब एक दिन का क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो अगर एक दिन का गेन होगा तो ये कितना बज रहा था यहाँ पे, ये बज रहा था ना 23 बज के मतलब कि 11:30 हो रहा था। तो एक दिन का गेन हो जाएगा, तो एक दिन और आगे बढ़ना चाहिए, तो एक दिन और पीछे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 1 जनवरी। 1 जनवरी मतलब कि अभी 12:30 हो जाएगा, मतलब मतलब एक नॉर्मल 30, मतलब ऐसे ऐसे देखोगे तो सुबह सुबह का मतलब वो बजना 30 मिनट। उसके बाद है एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई, किसके द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, बताओ भाई। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। हाँ, डी तो ऑप्शन इसका है। हो जाएगा, हाँ डी हो जाएगा। चल, ठीक है, अब हम देख लेते हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। आर्टिकल 79 क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पार्लियामेंट में 3 लोग इंक्लूड होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, लोग नहीं मतलब 3 इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 83 का सेकेंड टर्म ऑफ द लोकसभा कहता है। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 100 क्या कहता है, वोटिंग इन द लोकसभा डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट। आर्टिकल 105 कहता है पावर एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द लोकसभा मेंबर। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। आर्टिकल 80 क्या कहता है, देखो इसमें क्या था, ऊपर 79 था, 79 के बाद अगला आर्टिकल राज्यसभा के बारे में दे दिया, अल्टरनेट कर दिया। फिर इसमें आर्टिकल इधर 80 दिया, फिर इसको 81 दे दिया, फिर 81 लोकसभा को पहले दिया, तो आर्टिकल फिर 83 का 2 इसको दिया, मतलब 83 1 इसको दिया, तो फिर 2 इसको दे दिया, फिर 85 इसको दिया। तो ऐसे करके अल्टरनेट अल्टरनेट आर्टिकल दिया है इनको। तो आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा कहता है। आर्टिकल 83 फर्स्ट क्या कहता है, राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर एवरी 2 ईयर। और पहली बार कब कैसे रिटायर हुए होंगे फिर, कोई बताएगा? तो लॉटरी निकाला गया था। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, पहली बार लॉटरी बेसिस से हम लोगों ने किया है इसको। और 2-2 साल का टर्म पीरियड था फर्स्ट में जो इलेक्ट हुए थे। हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का। तो 168 कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, और 189 क्या है, वोटिंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर। पीडीएफ मिलेगा, पढ़ लेना, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये कहता है आर्टिकल 52। पार्डनिंग पावर देख लो, आर्टिकल 72 में है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज, फर्स्ट वेंचर कब था? एनसीएम था पहला, ऑल इंडिया लेवल का।
ऑल इंडिया लेवल का पहला था अच्छा है। नॉन कोऑपरेशन। हाँ यही बहुत बहुत होगा। धन्यवाद। अब देख लेते हैं थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 to 22 चला। लॉन्च बाय द महात्मा गांधी इन द रिस्पॉन्स ऑफ द जालियांवाला बाग मैसेकर 1919। क्या डेट था 1919 में, कौन सा महीना? 13 अप्रैल ना? अप्रैल। हाँ 13 अप्रैल 1999। एंड द खिलाफत इशू एम टू बाइकॉटिंग द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। क्या क्या बाइकॉट हुआ था? कोर्ट्स, स्कूल, फॉरेन गुड्स। सस्पेंडेड आफ्टर द चौरा चौरी कांड 1922 में। चौरा चौरी कांड कब हुआ ये डेट बताओ। जून में हुआ, मई में हुआ, फरवरी में हुआ? बताओ भाई, कितने फरवरी को हुआ? 22 फरवरी। 22 फरवरी ना? हाँ 22 फरवरी। हाँ 22 फरवरी सही। 22 फरवरी 22। हाँ हाँ ठीक है सही कह रहे हो। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1999 which allowed the detention without the trial, led by the Mahatma Gandhi. It marked the national-wide civil disobedience. It culminated in the Jallianwala Bagh massacre. Significance है first all India protest against the British rule. रोलेट एक्ट में हुआ था फर्स्ट ऑल इंडिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते हो 1917 में हुआ था। और किसके कहने पे गांधी जी वहां गए थे? कौन सा सेशन राजीव हुआ? शुक्ला। हाँ कौन सा सेशन में राजीव शुक्ला उनको मिला था? 16 में लखनऊ वाले में। हाँ लखनऊ वाले सेशन में मिला था, बिल्कुल सही बोला आपने। द सक्सेसफुल सत्याग्रह लेड बाय द महात्मा गांधी हुआ क्या? फाउट अगेंस्ट द फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन बाय द ब्रिटिशर्स लैंड होल्डर्स इन। अब हुआ क्या था, क्यों फोर्स कर रहे थे उनको? कुछ दिन पहले उधर वर्ल्ड वार चल रहा था ना, तो जो आर्टिफिशियल जो वो बन रहा था, क्या बोलते इंडिगो, वो खत्म हो गया था, है ना? इंडिगो। हाँ तो इसके वजह से इनको कह रहा था कि फिर से उगाने के लिए। रिजल्ट क्या हुआ? इन द चंपारण एग्रेरियन एक्ट आया, इम्प्रूविंग फार्मर कंडीशन, और एक कमिटी सेट किया गया था। कोई बताएगा उस कमिटी का नाम और हेडेड बाय कौन? सिग्निफिकेंस क्या है? गांधी जी फर्स्ट मेजर इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। नेक्स्ट है दांडी मार्च। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है लेड बाय द महात्मा गांधी, स्टार्टेड 12 मार्च 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी गुजरात। और कब कंप्लीट कब हुआ था? कितने अप्रैल को? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल। कोई नहीं बोलता है भाई। 24 दिन का था, 22 मार्च से शुरू हुआ था। 22 मार्च नहीं भाई, 12 मार्च। अरे सॉरी, 12 मार्च से शुरू हुआ था, 24 दिन का था। इसमें ऐड कर लो। हाँ ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड सच एज। तो इसमें अब कोई काम है नहीं, ठीक है, हम इसका जो मेन चीज है वो देख ले रहे हैं। तो इंडिया इंडिविजुअल क्लासिफाइड बिलो द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन। तो इससे पहला जो था सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनाया गया था। कमेटी रिकमेंडेड न्यू पॉवर्टी लाइंस बेस्ड ऑन द पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो रूरल एरिया के लिए इन्होंने मात्र 8 से 16 पर मंथ दिया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 27 पर डे। अर्बन एरियाज के लिए 33 रुपीज पर डे। Using this methodology, it was estimated to 29.6% of the population lived below the poverty line in 2009-2010 एंड अभी 2011-12 में 21%। रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ है? हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 conducted by the Ministry of Static Program Implementation. This survey aimed to estimate the household monthly per capita consumption expenditure for the both rural and urban area. Each find indicated the rural area के लिए 3,860 रुपया है और अर्बन एरिया के लिए 6,521 रुपया। ये पता नहीं ये लोग कौन लोग हैं, इनको खुद ही इतना में रहने दे देगा तो रहेगा ये लोग, इतना कम बताता है। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग्स एसबीआई ने भी एक लेके आया 2022-23 में, तो ये बताया कि रूरल पॉवर्टी है जो 7.2% है, अर्बन पॉवर्टी है जो 4.6% है। और द न्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइन एज, रूरल एरियाज के लिए एसबीआई ने डिटरमाइन किया है 1622 पर पर्सन पर मंथ।
अर्बन एरियाज के लिए 1929 रुपया पर पर्सन पर मंथ। तो अभी का फिलहाल ये है, ठीक है। उसके बाद है, हो गया ये। नेक्स्ट वन है आर्यन डोनेट्स। बताओ भाई क्या है डिनोट्स, क्या करता है? आर्यन मतलब क्या होता है? हाँ सही जा रहे हो, अपने आप को बिल्कुल सही जा रहे हो। सुपीरियर समझते हैं अपने आप को। हाँ सुपीरियर रेस। उसके बाद है, ये भी क्वेश्चन कोई काम का नहीं है भाई। रीजनल डिस्पैरिटी क्यों ज्यादा है? तो बहुत सारे कारण है इसके, डेवलपमेंट वगैरह। हमारे लिए जो काम का, आर्यन स्पीच आवाज नहीं आ रहा है राहुल आपका अच्छे से। Aryan is a linguistic term indicating a speech group of inferior origin. ओ, अच्छा स्पीच ग्रुप, हाँ ये भी हो सकता है यार। सुपीरियर रेस भी है। आंसर क्या है इसका देखना राज, ऐसे कैसे करोगे यार तुम? कितना है सुपीरियर रेस क्वेश्चन नंबर? स्पीच ग्रुप। नहीं 11 का डी आर्यन, दिखा रहा। हाँ हाँ ये सही भी होगा, लेकिन ये भी हो सकता है, स्पीच ग्रुप भी हो सकता है। वो सही कह रहा है। आर्यन लैंग्वेज है ना, आर्यन लैंग्वेज में है बहुत सारा, एक सब मेन हेड ऑफ लिनियज में हो लैंग्वेज में टर्म का उसका मतलब पूछ रहा है कि अपने आप को सुपीरियर समझते थे वो। हाँ हाँ बेसिकली यही है आर्यन का मतलब। ऐसे भी आर्य समझ जाओगे ना तो आर्य मतलब श्रेष्ठ, उसका डिफिनीशन है, पहले दिन बताएगा तुम्हें, तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ आर्य समाज से। तो नेक्स्ट वन है माउंट रेनियर, माउंट एटना, क्या है? प्रीकुटिन, क्या परिकुतिन पढ़ते हैं? पाइकोटिन नहीं, परिकुतिन परिकुतिन बताओ भाई। ताल। ना तो इटली में होगा। इसका इतना इटली में है। प्रोनाउंसिएशन बताओ यार पहले। Paracutin. परिकुतिन भैया। Paracutin. पेरिकुटिन। Paracutin. Paracutin. ये सौम्य उम्य बताती क्यों नहीं है? सब इतनी हाई फाई स्कूल से पढ़ी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है। जया आपको बताना चाहिए यार, सीबीएसई में पढ़े हो। हाँ तो माइक में ऑन नहीं कर सकती ना, लोग घर पे भी बातें कर रहे हैं। माउंट ओके रेनियर यूएसए में होगा क्योंकि रेन जैसा हाँ इंग्लिश शब्द है। एटना इटली में होगा। ताल फिलीपींस में है। हम्म। ताल फिलीपींस में पेरिक्यूटिन, है। पेरिक्यूटिन मैक्सिको। मैक्सिको बचा लास्ट में। हाँ जी, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माउंट रेनियर है, यूएसए में है। ये स्टार वोल्केनो माउंटेन है, वाशिंगटन यूएसए में है। उसके बाद फैक्ट्स क्या है? द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टार ने कैस्केड भैया, रेंज, स्ट्रेटो वोल्केनो। स्टार्टो, हाँ स्टार्टो वोल्कानो। हाँ तो मैं क्या बोला, यही तो बोला। स्टार बोले हैं आप। ओ स्टार्टो वोल्केनो, वोल्कानो। फैक्ट्स क्या है? हाईएस्ट पीक इन द कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज का हाईएस्ट पीक है ये माउंट रेनियर। Considered one of the most dangerous volcanoes in the US due to the potential of the massive landslide and lahars। क्या है ये? क्या होता है lahars मतलब? lahars, Lahars. lahars। उसके लास्ट इरप्शन अकर्ड इन द 19th सेंचुरी। माउंट एटना इटली में है, ठीक है, सिसिली आइलैंड के ऊपर है। ये भी स्टार्टो वोल्केनो है। फैक्ट्स क्या है? मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरोप, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट स्टडीड, मतलब बहुत ज्यादा इसके बारे में लोग स्टडी किया। फ्रीक्वेंट इरप्शन होता है इसका विद द लावा ऑफन विजिबल फ्रॉम द सराउंडिंग साइट्स। डिजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2013। नेक्स्ट वन है प्री कुशीन, जो भी हो, मैक्सिको में है। पेरिकुटिन। मिचोनिया, ये क्या है भाई? मिकोनिया, जगह का नाम मिको है अकोना, Michoacan. Michoacan. मिचोअकान, जो भी हो। ये सिंडर कोन वोल्केनो है। इमर्ज इन द सडनली इन अ farmer field in 1943, making it is one of the youngest volcano on the earth. Okay, मैक्सिको में है। Grow rapidly, reaching 424 meter in just a few years. Considered extinct now, but remains an important site for the volcano studies. ताल वोल्केनो फिलीपींस में है, ताल लेक भी है उधर। लुजोन फिलीपींस लोकेशन है इसका। ये कैल्ड्रेया वोल्केनो में आता है, located in the middle Tal Lake. अच्छा, it is one of the most active volcano in the Philippines, has erupted more than 30 times in recorded history.
mostly recent in 2020, known for the complex volcanic system. अब थोड़ा सा ये देख लो, ये देखो माउंट रेनियन वाशिंगटन में है ये। इधर है ये रासिसली माउंट एटना। मेडिटेरियन सी में है वो तो। उसके बाद है ये रहा मैक्सिको पेरिक्विसिन, जो भी हो ये है यंगेस्ट वोल्केनो है ये याद रखना। और इधर है टाल वोल्केनो, लेक ताल के बीच में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द recent amendments in the election law representation of people 1969। पता नहीं क्या है भाई ये, अब तो ऐसे कोई काम का है नहीं, लेकिन इसको देखो आगे। मेरा आंसर भी नहीं तैयार है। देखो पहला है any conviction for the offense of the insulting their Indian flag or the Constitution of India shall entail disqualification for contesting election to the Parliament and State Legislature for the 6th year from the date of conviction। Next option है there is an increase in the security deposit which a candidate has to make contest the election to the Lok Sabha। A candidate cannot stand for the election from the more than one parliamentary constituency। No election will now be conducted on the death of the contesting candidate। बताओ भाई क्या होगा इसका, क्या अमेंडमेंट आया? 3 नंबर तो अभी के हिसाब से गलत है ना? हाँ 3 अभी सेकंड के हिसाब से गलत सही है है। वो। हाँ बाकी ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो 3 राज कैंसिल आंसर करो देखो। आप तो बी। अगर 3 कैंसिल करो तो बी ही आएगा ऑटोमेटिक। हाँ आज बार इतना ही रहने देते हैं यार। मैं प्रोमिस करता हूँ कल से 30 क्वेश्चन पूरा ही होगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी था यार, मैं कहीं चला गया था तो अच्छे से बना नहीं पाया, और कोई मतलब नहीं है ऊपर से हवा हवा करने से कम एटलीस्ट ऑप्शन वाइज देख के करेंगे अच्छे से। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो, या फिर आंसर सिर्फ करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। एक क्वेश्चन है